हाँ, शुभ संध्या। मैं आज का यह मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र का यह नियमित वेबिनार है और इसमें हम निरंतर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी में और 8:30 से 9:30 अंग्रेजी में और 9:30 से 10:30 तक मलयालम भाषा में ये कार्यक्रम रोज आयोजित होता है। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें, इसके पश्चात हम लोग आगे का सेशन शुरू करें। आज हम लोगों के सामने में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति डॉक्टर सौरभ अरोड़ा जी उपस्थित हैं, जो कि एमडी किए हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूनाइटेड किंगडम के फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। ये मेंबर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी यूके के हैं और गेस्ट फैकल्टी इंडिया में बीआर फूड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तथा बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों जगह पर है। ये फाउंडर, इनिशिएटिव प्रमोटर, रिसर्चर इन होम्योपैथी एंड विविड होम्योपैथी भी हैं। सीनियर रिसर्च फेलो CCRH, INMAS, SHCH 2008 से 2014 तक रहे हैं। उन्होंने करीब 14 से 45 से अधिक आर्टिकल, जिसमें कि 27 पीयर रिव्यू आर्टिकल है। जैसा कि आप जानते हैं, ये पीयर रिव्यू आर्टिकल पब्लिश होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साइंटिफिक एरेना में। डॉक्टर सौरभ जी का करीब 18 साल से ज़्यादा का अनुभव है और खास करके इनके विषय में मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सौरभ अरोड़ा जी रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति हैं और काफ़ी सुलझे हुए भाषा में हम लोगों के सामने में और लेक्चर्स दिया करते हैं। हम लोग के पहले के सेशन में भी ये आ चुके हैं और इनका मुख्य क्षेत्र रिसर्च का ही है, अनुसंधान का ही है। तो आइए आज हम लोग फिर एक नए रूप में, नए सेशन में हम लोग इनका स्वागत करते हैं और इनके बातों को हम लोग सुनते हैं। धन्यवाद। ओवर टू यू डॉक्टर सौरभ। नमस्कार सर, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं एक बार फिर से बहुत एक प्रसन्नता होती है जब आप लोगों के बीच में और रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सुनना तो चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, जो प्रॉब्लम मैं कहूँगा इनको ऐसे एक स्पीड ब्रेकर कहूँगा कि बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग उनको ओवरकम नहीं कर पाते, उनसे ऊपर उभर नहीं पाते, लेकिन हम सबको क्यूरोसिटी है। अब कभी रिसर्च की बात करेंगे तो हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा ही जाएगा कि क्या नई चीज आई, क्या नया कुछ निकला। जो चीजें पुरानी थी उनको हमने रीवेरीफाई किया कि नहीं किया, क्योंकि वो चीजें हमारे काम आती हैं। हम करें चाहे ना करें, वो हमारे काम आएंगी ही आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट आपसे पूछे कि अरे सर, नया रिसर्च क्या निकला, ठीक है, तो वहां पर जब हम उस पेशेंट को बताते हैं, उस पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि हाँ, होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीज हुई है जो हमने पिछले 50 सालों का एक बैरियर तोड़ा, उससे आगे बढ़े। खाली एक पेशेंट को दवाई देना होम्योपैथी नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज समझाता हूँ कि अगर खाली आपने एक दवा पेशेंट के हाथ में थमानी है, तो वो आप एक होम्योपैथ की तरह उसको नहीं ले सकते। वो होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी उससे बियॉन्ड है। पेशेंट को समझना, प्रॉब्लम्स को समझना, अपने आप को अपग्रेड करना। आप देखिए कि जो आपका एक्सपीरियंस आज है, उसके पीछे बहुत सालों की तपस्या और मेहनत है। आपका अपना रिसर्च है। मैं एक अभी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक चीज देखते हैं कि हम कहते हैं अरे इस माइग्रेन में ना लेट्रोम्योर वर्क्स बेटर, उसकी अच्छा एक अच्छा एक्शन है बेराडोना से। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है। वो एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? वो एक्सपीरियंस उस रिसर्च से मिला जो मैंने अपने क्लिनिक पे इतने सालों में किया, कि मैंने पेशेंट को लेट्रोम्योर दी, या मैंने पेशेंट को बेराडोना दी, या मैंने पेशेंट को जिलसीमियम दी। सो मैं अपने ही रिसर्च का कोड लेके
दूसरों को अच्छे से बता सकता हूँ कि इस तरह की बीमारियों में इस तरह की दवाइयाँ या इस तरह की दवाइयों का प्रयोग, यूसेज ज्यादा अच्छा है। तो मैं अपने आप में एक रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने जितनी बुक्स पढ़ी, उन बुक्स के अंदर क्या क्या लिखा था, मैंने उसको एक रेफरेंस लिया कि बोरिक में ये लिखा है, फाटक में ये लिखा है, कैंट्स में ये लिखा है। तो वो अपने आप एक लिटरेरी रिसर्च है। हम सब रिसर्च से ही शुरू हुए हैं। अगर हैनेमन साहब रिसर्च ना करते तो आज शायद होम्योपैथी होती ना। शुरुआती रिसर्च से हुई। अच्छा है, सिनकोना बाग दे के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि खाली कड़वी है इसलिए काम नहीं कर रही। इसके अंदर सिम्टम सिमिलैरिटी है, इसकी सिम्टम सिमिलैरिटी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। माइजम्स निकल कर आए, ये भी पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, वो भी अपने आप में एक रिसर्च था कि पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो होम्योपैथी का जो पूरा फाउंडेशन है, जो नींव है, वही रिसर्च है। कैंट साहब ने जब स्टेप अप पोटेंसी की बात की तो बिना रिसर्च किए स्टेप अप पोटेंसी क्या हम देख सकते हैं कि कितना काम करेगी? देखा गया, पेशेंट को दी गई, वो चीजें रिकॉर्ड हुई, रिपोर्ट हुई, आज हम उन्हीं बुक्स को पढ़ के अच्छा महसूस करते हैं। तो रिसर्च तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हाँ, करने में थोड़ा सा हमें कुछ हिचकिचाहट होती है जब हम आते हैं रिसर्च के ऊपर। तो आज थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ से आगे इसको हम लेके जा सकते हैं अगर हम रिसर्च की बात करते हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम लोग एक बार उसको भी देखते हैं कि हम आज क्या नया करने वाले हैं। मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। विजिबल है, विजिबल है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ राइटिंग साइंटिफिक केसेस। नाउ मैं आपको आज ये नहीं बताने वाला कि केस लेना कैसे है। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बहुत सारे अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर, जो जिनका केस लेने का नजरिया, तरीका शायद मेरे से 100 गुना अच्छा होगा। तो आज हम केस लेने के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम जो हमने केस लिया है उसको हम साइंटिफिक कैसे लिख सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उस बारे में हम लोग थोड़ा सा आज एक वार्तालाप कर रहे हैं। तो हमारे लिए हर एक इंफॉर्मेशन जरूरी है। यही होम्योपैथी है। पेशेंट कहता है सर मैं यूरिनेट करता हूँ, पेशाब जाता हूँ, सर दर्द होता है, तो वो जो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो जो रेयर सिम्टम है, वो हमारे लिए आज से नहीं 200 साल से जरूरी है। हम इन्हीं छोटे छोटे चीजों को लेकर हम पूरी नींव बना देते हैं पेशेंट की। जो चीजें बाकी सिस्टम में इग्नोर होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्यास कितनी लगती है, प्यास कब लगती है, आपको कैसा महसूस होता है। हो सकता है कोई छोटी सी चीज हो सकता है वो छोटी सी चीज पेशेंट के लिए भी जरूरी ना हो, वो दूसरे डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी ना हो, लेकिन वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं केस रिपोर्ट पे। अब हम उस बिट बिट को जोड़ के, उस छोटी छोटी चीज को जोड़ के केस की बात करेंगे। तो केस है क्या? केस वो एक डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने ऑब्जर्वेशन को लेके, अपने अनुभवों को लेके, पेशेंट से बात करके, एक कॉन्वर्जेशन लेके वो हमने बनाया और लिखा। तो अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो ये डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ सिंगल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, जो आज भी साइंटिफिक पब्लिकेशन में जिसका एक मान्यता है। ये ये बहुत एक मिथ्या है कि केसेस को कहीं पे कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आरसीटी है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आज भी केसेस की वैल्यू हर जगह है। अगर वो साइंटिफिकली पब्लिश्ड है तो आपके वो पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस में आती है। दूसरा हम चलते हैं कि हम केस रिपोर्ट पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं। हम बात करते हैं कि आज की डेट में पूरे इंडिया में 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स हैं। चलिए एक काम करते हैं कि 3 लाख में से आधे लोग को बोलते हैं केस लिखने के लिए। 1.5 लाख, 1.5 लाख में से आधे लोग के केस रिजेक्ट हो गए। 75,000, 75,000 में से क्वालिटी केसेस की बात करूं तो 25,000 निकले। क्या हम 25,000 केसेस हर साल के पब्लिश कर रहे हैं? तो हमारे पास डेटा तो है, हमारे पास पब्लिश डेटा नहीं है। हम रोज के 10 मरीज, 100 मरीज, 150 मरीज भी देखते हैं, बट क्या हम साल में एक केस पब्लिश करते हैं? यही प्रॉब्लम है। वो जो हमारे पास जो अनुभव है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, वो रिपोर्टेड फॉर्म में नहीं है, वो पब्लिश्ड फॉर्म में नहीं है। तो गैप यहाँ पे आता है।
आगे हम बात करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हर केस पब्लिश करना है, नहीं, अगर हम एक साल का एक भी केस पब्लिश करें, मोर देन सफिशिएंट। उससे हमें तो फायदा है, हमारी होम्योपैथी को ज्यादा फायदा है। सो आगे चलते हैं कि केस रिकॉर्ड और किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कि क्यों क्यों इनकी इतनी महत्ता है। बिकॉज होम्योपैथी में केसेस की ही सबसे बड़ी महत्ता है, पेशेंट की सबसे बड़ी महत्ता है, सिम्टम की सबसे बड़ी महत्ता है। सो इसका जो पर्पस है वो टीचिंग के लिए, अगर आपके पास एक अच्छा केस है तभी आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, कि अपने अपने पीयर ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपके एसोसिएशन हैं, सीएमईज हैं, वेबिनार्स हैं। अगर वो केसेस ही नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ाएंगे उसको? खाली वर्बल बोलना, कि मुझसे मौखिक बोलना कि अच्छा ठीक है मेरे पास केस है, मैंने बहुत केस ठीक किए हैं, तो आई थिंक अब वो जमाना जाता जा रहा है कि जब लोग ये सुनना चाहते थे कि आपने कितने हजार केस ठीक किए। अरे सर, आपने 1000 केस ठीक किया, आप एक केस दिखाओ, जिससे हम लोग थोड़ा सीख सकें। दूसरा आता है रिसर्च पर्पस। आजकल ग्रांट्स आती हैं, आयुष की ग्रांट है, ईएमआर ग्रांट है। तो उन ग्रांट्स के लिए अगर अगर कोई स्टडी आगे देनी है तो आपका जो बेसिक जो है, आपको केसेस को ही कलेक्ट करना है। आपने पीसीओडी के ऊपर रिसर्च करना है, आप बिना केसेस लिए पीसीओडी के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। तो आपको कुछ केसेस चाहिए होंगे उस रिसर्च के लिए। आपने माइग्रेन लेना है, आपने गेस्ट्राइटिस लेना है, आपने कोई भी बीमारी लेनी है, तो वो बीमारी की जो सबसे छोटी इकाई है वो केस है। तो रिसर्च पर्पस से भी हमें केसेस को चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्रूविंग क्लिनिकल स्किल। जितने केसेस देखेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी तो है। इट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल प्रैक्टिस। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक रेयर केस एक बार देख लिया साल में तो ठीक है। जब तक आप उनको इम्प्रूवमेंट पे नहीं आएंगे, जब तक आप उनको बार बार ऐसे केसेस नहीं देखेंगे, तो आपके अनुभव में भी वो वृद्धि नहीं हो सकती। सो केसेस हमारे लिए वो इकाई है जो हमारी रोजी रोटी भी है, हमारा लर्निंग का पार्ट भी है, कि जिससे हम आगे और ज्यादा थोड़ा सा ग्रो कर सकते, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम कैसे करेंगे इसको। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास केसेस हैं, हमारे पास क्लिनिकल स्किल्स हैं, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है, हमारे पास होम्योपैथी की समझ है, हमारे पास सब कुछ है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम गैप है। गैप के कि जो हमारे पास जो चीज हमने एक पूरा बंडल संभाला हुआ है ना, उसमें से हम एक या दो पेज बाहर निकालना शुरू करें, किसी से साझा करना शुरू करें। क्यों? आते हैं, वापस आते हैं टॉल क्लेम्स। बड़े बड़े वायदों का कोई मतलब नहीं है। लोग वो जमाने के जब लोग कहते थे कि जी मैंने ये ठीक कर दिया, मैंने वो ठीक कर दिया, आज उससे पूछा जाता है कि अगर आपने ठीक किया है, क्या आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कि आपके पास कोई भी उस चीज को प्रूव करने के लिए कोई भी रीजनिंग है? क्योंकि टॉल क्लेम बंद हो चुके हैं, बंद होते जा रहे हैं, लोग अब नहीं सुनना चाहते। स्टेटमेंट्स की वैल्यू है। यस, मैंने बोल दिया सर मैंने थायराइड के इतने केसेस ठीक किए। क्या आप मानोगे? नहीं मानेंगे, बहुत लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जब मैं उन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके लाऊंगा, वह मैं जब दिखाऊंगा जी देखिए मेरे पास ये केस है, मैंने इसको मेथोडिकल लिखा, और मैंने उस मेथोडिकल लिखने के बाद उसको प्रेजेंट कर दिया, उसकी वैल्यू है। और जब मैं उस केस को पब्लिश कराऊंगा तो उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू और एक्सेप्टेंस होती है। अब अमेरिकन जर्नल में जाइए, मेरा एक केस पब्लिश हुआ था 2010 में, एंडोमेट्रियल पॉलिप। सो आई थिंक आज 15 साल हो जाएंगे, अभी ऑलमोस्ट 14 साल बीत चुके। उस समय पर मैंने खोज करनी शुरू की, किसी ने भी होम्योपैथी में उस तारीख तक एंडोमेट्रियल पॉलिप का कोई एक केस रिपोर्ट नहीं किया था। जब मैंने वो केस लिखना शुरू किया कि एंडोमेट्रियल पॉलिप, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन एंडोमेट्रियल पॉलिप, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मतलब ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जितना भी साल का है, मेरे होम्योपैथी तो 200 साल से है, लिखने वाले 40 साल से हैं, 50 साल से हैं। पिछले 10 सालों में भी अगर हम बात करें, 15 सालों में भी बात करें, 20 साल की बात करें, जब से एजुकेशन रेगुलराइज हुई, किसी ने एंडोमेट्रियल पॉलिप का कोई नोट भी कहीं नहीं छोड़ा, कोई केस पब्लिश नहीं किया। तो थोड़ा सा ये चीज थी। देन आई थिंक मेरा वो पेपर काफी लोगों ने कोट किया, बिकॉज एंडोमेट्रियल का वो पहला केस बना जो एक अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुआ। सो अब आते हैं कि गुड केस रिकॉर्ड क्या है। केस सारे अच्छे हैं। देखो, केस की कोई परिभाषा नहीं है, केस एक सिम्टम का भी हो सकता है और एक पेज का भी हो सकता है। वो हमें सिखाया जाता है ना कि द बेस्ट केस रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ब्लैंक पेपर। कोई फॉर्मेट नहीं होता। आपका सिंगल साइड केस भी हो सकता है, आपका एक
माइजमेटिक केस भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी हो सकता है, सर्जिकल केस हो सकता है, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमने केस पूरा नहीं लिया। अरे बेटा तुमने कितने सिम्टम लिए? सर एक सिम्टम लिया। एक सिम्टम का केस भी हो सकता है, वन साइडेड डिसीज है वो। सो एविडेंस बेस्ड नेचर जो है वो जरूरी है। क्या आपने जो एविडेंस लिया है उसको आप कहीं पे दिखा सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं? पीसीओडी खाली वर्बल ठीक नहीं होता कि सर पीसीओडी ठीक हो गया। अरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है आपके पास? है। बिफोर आफ्टर है? बिल्कुल है। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है? हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन जब उनको हम किसी प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं तो थोड़ी इतनी हिचक होती है, हिच होती है कि नहीं जाना, बोलना नहीं आ रहा, कैसे बोलेंगे कि हमने एक दवाई दी, दो दवाइयां दी, तीन दवाइयां दी। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्योंकि एक केस को एक फॉर्मेट और एक तरीके से फॉलो किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो एक थेरापेटिक आपका एक अप्रोच हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है, या कुछ और। तो आपके पास जो डेटा है, क्या आपको उसको प्रेजेंट करने की कला है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें कि गुड क्लिनिकल केस रिकॉर्ड एंड साइंटिफिक केस रिकॉर्ड, कोई फर्क है? यस फर्क है, बिल्कुल फर्क है। सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं कि हमने पीसीओडी ठीक कर दिया, थायराइड ठीक कर दिया, वो केस रिकॉर्ड साइंटिफिक केस रिकॉर्ड में नहीं आता। वो सिर्फ एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो हमने सोशल मीडिया पे डाल दी, जिसपे बहुत लोग क्लैप करेंगे, लाइक करेंगे और 2 दिन बाद उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम कहीं इसको पब्लिश करवा रहे हैं तो वो चीजें लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी कि आपका केस जो था या आपकी जो स्टडी थी या आपका जो पेपर था वो उस जर्नल में छपा, वो आज तक वहां पर है जहां पर वो छपा था। क्विकली आते हैं कि आर्ट। आर्ट क्या, अब होम्योपैथी, साइंस और आर्ट हमें सिखाया जाता है बचपन से कि होम्योपैथी है, साइंस है, आर्ट है। बट आर्ट है क्या, कला है क्या? केस लेने की कला की बात नहीं कर रहा। केस हमने अच्छा ले लिया, हमने हमने पूरा हेड टू टो ले लिया, हमने सिम्टम ले लिया, हमने फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सब कुछ ले लिया। लेकिन क्या हमने उसको वो चीज देखी जो हमने प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए? क्योंकि आपकी टोटालिटी 40 सिम्टम की हो सकती है, लेकिन प्रिस्क्राइबिंग टोटालिटी घूम फिर के 3 या 4 सिम्टम पे ही आती है। रेपर्टराइजेशन में वही 10, 12, 15 सिम्टम ही लिए जाते हैं। आप केस चाहे हम चाहे 1 घंटे का केस लें, चाहे 10 मिनट का केस लें, अल्टीमेटली हमने प्रेस्क्राइब उन पॉइंट्स पे करना है जिन पॉइंट पे हमें पता है कि ये रेयर सिम्टम है, ये कॉमन सिम्टम है, या प्रेस्क्राइबिंग सिम्टम्स है। वो आर्ट है, उसको सीखने में समय लग जाता है। केस तो हो सकता है एक एक आज फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हमसे ज्यादा अच्छा केस ले, लेकिन उस केस लेने के बाद क्या उस केस लेने के बाद हमने उसको उस तरह से प्रोसेस किया जिस तरह से हमने इसको प्रेस्क्राइब करना है? माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा। माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन कैसे करें, इंटीग्रल प्रिस्क्रिप्शन कैसे करें, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे ड्रॉ करें? केस ले लिया, दवाई कौन सी देनी है यही पता नहीं है, दवाई भी दे दी, उसके बाद क्या? जब पेशेंट आपके पास फॉलोअप में आएगा तो उसके बाद आप कैसे फॉलो करेंगे उसको? तो वो चीज, वो जो आर्ट है, वो जो कला है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो चीज है हम लोग इसको एक दिन में नहीं सीखते। हो सकता है हम 1 साल में सीखें, हो सकता है हम 10 साल में सीखें, हो सकता है हम अपनी पूरी जिंदगी सीखते रहें। एक अच्छा लिया हुआ केस हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉलो के लिए। और गाइडलाइंस की बात करें, हैनेमन हैज सेड 83 to 104, 83 से 104। फॉरजम में बहुत अच्छे से गाइडलाइंस, एक एक सिंगल सिंगल वर्ड पे आप जाएंगे तो पूरी गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन हम वहां से फॉलो करें। सो इसका मतलब कि एक केस शीट और एविडेंस बेस्ड केस रिकॉर्ड में फर्क है। हमारे पास जो पर्चा हमारे क्लिनिक पर लिख के रखा हुआ है वो केस शीट है। उसमें थोड़ा सा हम एविडेंस प्रॉपरली फॉलो कर लें तो वो एविडेंस बेस्ड केस रिकॉर्ड है। क्योंकि जो एविडेंस बेस्ड केस रिकॉर्ड है, इसको कंप्लीट करने के लिए ही प्रॉब्लम आती है। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो थक हार के बैठ जाते हैं कि हमें रिसर्च नहीं करना या हमें आगे नहीं करना। मैं जब काउंसिल के साथ था बहुत साल, ऑलमोस्ट 8 साल पहले प्रोजेक्ट में था, देन काउंसिल में था। उन 8 सालों में ये सीखा कि बहुत लोग प्रोजेक्ट्स ना सबमिट करते हैं,
ईएमआर के लिए, आयुष के डिफरेंट स्कीम्स के लिए, बट उसमें से बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्शन बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप और ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं, बट उसके बाद वो रीसबमिशन में कभी नहीं आते। कभी उन्होंने वो चीज नहीं की कि जो कमियां हमारे केस रिकॉर्ड में थी या हमारे प्रपोजल में थी, उस कमियों को पूरा करके हम उसको वापस डालें, वापस सीखें। वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी लोगों का जो एंथुजियाज्म है वो डाउन पड़ जाता है। यही यही प्रॉब्लम है कि हमें मोटिवेशन जो है ना वो बहुत जगह पे नहीं मिलती। हाँ, एक अच्छा केस रिकॉर्ड एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को ही फॉलो करता है, और ये हर जगह फॉलो करती है। इसको हम इमराड बोलते हैं, IMRAD, इंट्रोडक्शन। आप किस बारे में काम करना चाह रहे हैं? क्या आपका जो गैस्ट्रोलॉजी है, एंडोक्रोनोलॉजी है, आप आपका जो इंट्रोडक्शन है डिसीज के लिए वो क्या है? नॉलेज ऑफ डिसीज अफोरिज्म 3 में जो पढ़ेंगे तो नॉलेज ऑफ डिसीज आता है सबसे पहले, नॉलेज ऑफ मेडिसिन आता है, देन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू द नॉलेज ऑफ डिसीज आता है। जब तक आपको बीमारी ही नहीं पता तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मटेरियल एंड मेथड, आपने उस केस में क्या क्या चीजें देखी, उस केस को कैसे लिया, और क्या दवाई दी, वो मटेरियल एंड मेथड्स है। कोई एलएम पोटेंसी पे काम कर रहा है, कोई CM पर काम कर रहा है, कोई डेसिमल उस पे काम कर रहा है, राइट? वो जो पोटेंसीज हैं वो आपने कैसे उसको चूज किया, फॉलोअप का क्या क्राइटेरिया था? आप हैप्पीजार्ड फॉलो नहीं कर सकते कि आपने आज एक दिन में फॉलो कर लिया, कल 4 दिन में फॉलो कर लिया, एक्यूट है अलग चीज है, बट आपको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने पेशेंट में हमेशा एक ड्रॉ करना पड़ेगा। वो आपको मटेरियल, ये हम सब लोग एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। पेशेंट जब हमारे पास आता है हमें पता है कि हमने इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है, इंटाग्राम कब देनी है, माइजमेटिक कब देनी है, इम्यूनिटी डोज कब देनी है, उसका रिजल्ट क्या आया। अब रिजल्ट तक आते आते ज्यादातर जो है हम लोग खत्म। एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप अपने 5 साल के केसेस उठा के देखिए कि आपने किस तरह के प्रिस्क्रिप्शन देखे। आप खुद देखेंगे कि लाइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बदलाव आता है। जब हम स्टूडेंट, स्पेशली जब हम स्टूडेंट शुरू करते हैं, तो पहले 5 साल का एक पड़ाव आता है, फिर एक 10 साल का पड़ाव आता है। इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन उसके बाद का जो है ना वो ठहराव आता है कि आपको पता है आपकी प्रिस्क्रिप्शन ऐसी है, आपका फॉलोअप ऐसा है, आप इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, राइट? फिर बात आती है डिस्कशन की। वो डिस्कशन हम किसके साथ कर रहे हैं? क्या हमने हमने अपने फेलियर्स को कहीं डिस्कस किया? हमने जो चैलेंजिंग केसेस थे उनको डिस्कस किया? एक कॉमन सिम्टम था, एक कॉफ का पेशेंट था, ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने एक दिन वैसे ही अपने किसी जूनियर था उससे बात करी कि यार ये ऐसे है, कैसे करें इसको। उसने मुझे कुछ क्लिनिकल टिप और एक दवाई का नाम बताया। मैंने वो दवाई दी, वो पेशेंट ठीक हो गया। मैं जो पेशेंट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, दवाई दे दे के थक गए, और एक सिंपल सी चीज थी जो मैं मिस कर रहा था, वो कहाँ से आया? वो डिस्कशन से आया। ये फोरम में जो हम एंड में क्वेश्चन पूछते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंक्लूजन। चलो उस पर हम वापस से थोड़ी सी इस चीज पे आएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो है एक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन थोड़ा सा एक फॉर्मली इसको लेते हैं। वी डू नॉट पब्लिश प्रेजेंट प्रोसेस ईच केस। जरूर ये पॉसिबल नहीं है। मैं कल एक स्टूडेंट्स की, मैं ऑर्गन पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मैं उनकी क्लास ले रहा था, तो मैंने उनको बोला कि वाई यू लव होम्योपैथी, होम्योपैथी क्यों पसंद है? कि सर इसमें ना हम पेशेंट को समझ सकते हैं और हम ना आराम से केस ले सकते हैं। सो मेरा उसको एक ये सबमिशन था उस छोटे से बच्चे को, अगर आपके क्लिनिक में एक टाइम पे 10 मरीज हैं और आप 1 घंटे के लिए क्लिनिक बैठे हैं, तो आप हर एक केस को, एक लंबा केस ले सकते हैं, 1 घंटे का केस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सो वो जो केस टेकिंग की ड्यूरेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप केस को 10 मिनट में भी ले सकते हो, आप केस को 1 घंटे में भी ले सकते हो। और आप ये फैक्ट है कि आप अपने हर केस को प्रेजेंट या पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ आपके रूटीन केसेस होंगे जो आपके रूटीन डिसीजेज हैं, डायग्नोसिस हैं, सीजनल वेरिएशंस हैं, सीजनल डिसीजेज हैं, आप उनको
आप रूटीनली प्रैक्टिस करते हैं उनको पब्लिश करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं केसेस को आगे डील करते हैं जो हमारे वेल सेलेक्टेड केसेस हैं, जस्ट लाइक वेल सेलेक्टेड रेमेडीज। आप सारी दवाइयां तो एक साथ नहीं देते ना, तो आप वो जो वेल सेलेक्टेड रेमेडीज हैं आप उनमें से ही मेडिसिन दे रहे हैं। तो जो वेल ट्रीटेड या वेल रिटन केसेस हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, आप उनको आगे लेके आते हैं और लाना चाहिए। अगर आप कोई रेयर डिसीज ठीक कर रहे हैं, आपने कोई रेयर कंडीशन ठीक की है, उसकी उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू ज्यादा है। हाँ, हम लोग फेलियर डिस्कस नहीं करते, बट मैं करता हूँ। करने चाहिए, बट जब आप फेलियर डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज हो सकती है उसको लेके। ठीक है, इसलिए जो हम हमारे जो केस रिकॉर्ड्स हैं वो हमारी इनोवेशन और कंप्लीटनेस को दर्शाते हैं कि हमने उन केसेस में से कौन से ऐसे केसेस दिए जो हमें अच्छे लगे, जिनके लिए हम एक स्टेप जा सकते थे आगे। अब इनोवेशन की बात आई तो हम सपोज हमने एक केस सीरीज लेना। केस सीरीज मतलब हमने एक तरह के कुछ केसेस अपने पास इकट्ठे करके उनको प्रेजेंट करना है, जैसे पीसीओडी, माइग्रेन। आजकल सब काफी लोग कहते हैं केस सीरीज इन पीसीओडी, केस सीरीज इन माइग्रेन, केस सीरीज इन गेस्ट्राइटिस। तो वो जो इनोवेशन है, वो जो एक रिसर्च क्वेश्चन है, वो कहाँ से आता है? या तो आपका चॉइस है कि आपने चूज कर लिया कि मैंने इस पे काम करना है, इंटरेस्ट है। अगर मैंने थायराइड पे काम किया तो मुझे थायराइड के केसेस में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा। कोई एक ऑब्जर्व फिनोमेना हो सकता है, कोई ऐसी ऐसी घटना जिसको आपने ऑब्जर्व किया बट जिसके लिए आप जवाब नहीं ढूंढ पाए, दवाई नहीं ढूंढ पाए, या फिर कुछ अनसर्टेनिटी। कोविड आया तो सबने एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें ये दवाई आ सकती है, इसमें वो दवाई आ सकती है, तो अनसर्टेनिटी थी। लेकिन जो पोस्ट कोविड वायरल आर्थरेल्जिया आया, वो ऑब्जर्व फिनोमेना था कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों के दर्दें ठीक नहीं हो रही। वायरल के बाद भी जो वायरल आर्थरेल्जियाज हैं, उनके लिए होम्योपैथिक में एक अच्छा स्कोप या अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। सो चॉइस, इंटरेस्ट, फिनोमेना और अनसर्टेनिटी, ये वो चीजें हैं जहां पर हम अपना एक रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको ढूंढ सकते हैं। दूसरा, एक गुड रिसर्च क्वेश्चन जो है, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं या केस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये हमेशा एक फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नोवल, एथिकल, रेलेवेंट, फाइनल क्राइटेरिया को बोलते हैं कि कितना फिजिबल है, कितनी कितनी हद तक आप कर सकते हैं। क्लिनिक में कैंसर का केस आ गया, क्या हम उसको हैंडल करने के लिए इक्विप्ड या एक्सपीरियंस्ड हैं? अगर नहीं है तो वो केस हमें रेफर करना चाहिए। वो एथिकल नहीं है कि क्या आपने जो एक एक रिसर्च का पार्ट लिया, क्या वो इंटरेस्टिंग था? जैसे अभी हम सीजनल की बात करें तो बहुत सारी सीजनल चीजें जो है रूटीन प्रैक्टिस में है, तो उसके लिए हमारा इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं बहुत फ्रेंकली बात कर रहा हूँ। नोवल क्या चीज थी, कि क्या पेशेंट को क्या कुछ फायदा हम दे सकते हैं? अगर ये चीजें आपके मन में आती हैं उस रिसर्च क्वेश्चन को लेके, उस केस को लेके, तो हम एक अलग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे आते हैं कि इज अ केस रिकॉर्ड पार्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च? कि क्या हमने जो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, क्या उसको हम एक क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट मान सकते हैं? यस। क्योंकि इसमें एक डिफरेंट थिन थिन लाइन है, ये हम पहले डिस्कस की थी, आज अभी थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। अगर हम किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी पेशेंट को किसी सिम्टम या किसी बीमारी के नाम पे, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर हम वो दवाई के बारे में और जानना चाहें तो वो पार्ट बनता है रिसर्च का। वो पार्ट बनता है रिसर्च का कि क्या बेलेडोना हेडेक में काम आती है। हम तो क्लिनिक में ही कहते हैं ना कि बेलोडोना हेडेक में काम आती है। तो एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन में, एक प्रश्न में, यही फर्क है क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च में। जहां प्रश्न पूछे जाए, जहां पर एथिक्स आ जाए, जहां पे प्रोटोकॉल्स आ जाए उस प्रश्न को लेके, वो क्लिनिकल रिसर्च है। तो अगर हम बात करें कि ओवर एनम अच्छा काम कर रही है पीसीओडी में एज एन इंडिकरेंट, वो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है। बट मैं तो बोलूँ कि मैं ओवर एनम का रोल देखना चाहूंगा कि पीसीओडी में किस तरह से काम कर रही है, कहाँ तक काम कर रही है, तो वो एक क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट है। तीन चीजें जाननी अभी बहुत जरूरी नहीं है, बट एक आई थिंक एक यही दर्शाती है कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च में कहाँ तक पहुंचे हैं। एंड पॉइंट, क्लिनिकल प्रैक्टिस का एंड पॉइंट नहीं होता। आप पेशेंट को 1 मिनट ट्रीट कर रहे हैं, आप पेशेंट को 3 मिनट ट्रीट कर रहे हैं, 6 महीने ट्रीट कर रहे हैं, साल ट्रीट कर रहे हैं, 59 दिन ट्रीट कर रहे हैं, जो भी आपका एक एंड पॉइंट है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में डिफाइन नहीं होता।
लेकिन क्लिनिकल केस रिकॉर्ड जब आप पब्लिश करने जाएंगे तो आपको एक एंड पॉइंट देना कि मैंने पेशेंट को इतने समय तक फॉलो किया, पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ, उस लेवल तक, उस लाइन तक वो एंड पॉइंट है। कि जैसे सोरियासिस है, तो मैंने सोरियासिस के पेशेंट को 1 साल ट्रीट किया, 1 साल फॉलो किया। मैं उसको हो सकता है कि 5 साल ट्रीट कर रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं केस रिकॉर्ड लिखूंगा, जब मैं क्लिनिकल रिसर्च की बात करूंगा, तो मुझे वो एक एंड पॉइंट, एक वो पॉइंट जहां पर मैं उसको लेके एनालिसिस करूंगा, वो मुझे दर्शाना पड़ेगा। दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्या थे। क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव है पेशेंट को ठीक करना, लेकिन उस ठीक करने में भी सब्जेक्टिव वेलबींग थी, ऑब्जेक्टिव था एविडेंस कितना हमने अचीव किया। लोग अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं कि मैं मुझे बेटर फील हो रहा है, बट अल्ट्रासाउंड में चीजें ठीक नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम सब्जेक्टिव वेलबींग पे जा रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। आउटकम मेजर क्या थे, आपने कौन सी चीजों को लेके फॉलो किया। कई बार हम प्रैक्टिस में शुरू करते हैं एक चीज को लेके, बट ओवर द टाइम चीजें डेवलप होती हैं, पेशेंट नए सिम्टम लेके आएंगे, 3 महीने 6 महीने में प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। बट अगर हम रिसर्च की बात करें तो हमें वो आउटकम मेजर जो है हमें डिफाइन करने पड़ते हैं कि हम पेशेंट का टीएसएच फॉलो कर रहे हैं, हम पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर फॉलो कर रहे हैं, या हम उसका एक, हमने अपना एक स्कोर बनाया हुआ है सब्जेक्टिव वेलबींग का। तो वो चीज हमें डिफाइन करनी पड़ती है। ये 3 चीजें जब आप डिफाइन करते हैं ना, तो पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में से आप क्लिनिकल रिसर्च थोड़ा सा निकाल सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ा सा इसको क्विकली ले सकते हैं, बट आई थिंक ये हमने आउटकम और एंड पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। सो हमारे पास इनकम्प्लीट पिक्चर होती हैं। पेशेंट आएगा, सिम्टम देगा, सिम्टम के साथ हम जब टेस्ट करवाएंगे तो थोड़ा सा हम कंप्लीटनेस पे आ जाते हैं कि अच्छा, जो तुम सिम्टम दे रहे हो वो थायराइड के हो सकते हैं, तो तुम्हें थायराइड निकला है, अनीमिया के हो सकते हैं। तो वो जो पिक्चर कंप्लीट करनी है ना, वो प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, गाइडलाइंस है, प्रॉपर लैंग्वेज है, इनको जोड़ेंगे तो पिक्चर कंप्लीट है। आज भी हम बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी केस रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उनके लिखने का नजरिया और तरीका अच्छा था। आज भी जो पुराने एलन के केसेस हैं, या पुराने बोगर के केसेस हैं, या कैंट के केसेस हैं, हम उनको पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है हमने उससे ज्यादा अच्छे केस ठीक किए हो, लेकिन हमने लिखे नहीं। बट वो लिख गए, वो एक कहानी की तरह लिख गए। एम एल टायलर की ड्रग पिक्चर्स पढ़ी, हमने पढ़ी, एन एम चौधरी का कंपैरेटिव पढ़ा, हमें अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटनेस आ गई, वो कंपैरेटिव आ गया कि पेशेंट्स आएंगे तो इस तरह से आएंगे इस केसेस के। वो जो मेथोडोलॉजी थी, उनके लिखने का तरीका था, वही उनकी मेथोडोलॉजी थी, वही उनका एविडेंस था कि पेशेंट आया, पेशेंट इस तरह से हमने ठीक किया और इसका ये आउटकम निकला, ये पेशेंट यहाँ तक पहुंचा। खाली ये नहीं कि हमने आया, पेशेंट को दवाई दे दी, हो गई प्रैक्टिस। आउटकम क्या था? थोड़ा सा अपने इसकी तरफ आएंगे कि अब हमारा पर्पस क्या है, इसको हम लोग कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए ना एक केस रिकॉर्ड गाइडेंस कुछ समय पहले पब्लिश हुई, उन्होंने इसको होम केस गाइडलाइन बोला, होम्योपैथिक केस रिकॉर्ड गाइडलाइंस। क्योंकि मेकिंग अ केस अ बेटर केस, मतलब जो हमने लिखा है उस लिखावट को, उस केस को हम और बेहतर कैसे लिखें या प्रेजेंट करें, तो ये गाइडलाइंस जो है, आई थिंक बाद में मैं शेयर सबके साथ कर लूंगा। तो आप इनके साथ कर सकते हैं। अब इनका पर्पस क्या है? इन गाइडलाइंस का पर्पस हमें सिर्फ मार्गदर्शन करना है। डेटा हमारे पास है, हमारे पास सिम्टम्स हैं, हमारे पास दवाइयाँ हैं, हमारे पास देने का तरीका है, सब कुछ है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, वो हमारे पास अभी भी वो चीज की कमी है। सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केस, आप क्वालिटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? लिख के अच्छा कर सकते हैं, लिखने का नजरिया, तरीका। टू इम्प्रूव द आर्ट ऑफ राइटिंग, उस लिखने की कला को, उस एक्यूरेट और मेथोडोलॉजिकल रिपोर्टिंग। फॉर एग्जांपल, दवाई का नाम कैसे लिखना है, अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जब साइंटिफिक जर्नल्स इंडेक्स होते हैं तो वो दवाइयां भी इंडेक्स होती हैं। अगर तो आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो इंडेक्सिंग में जाती है। अगर सपोज एक जगह पल्स लिखा है, PULS, या पल्सटिला लिखा है, दोनों अलग अलग कीवर्ड माने जाते हैं। तो क्या सही है उसको लिखने का तरीका? पोटेंसी जो है, 30 CH दिया, हमने लिख दी 30, 30D थी, 30 CH थी,
30 कॉर्सोकोवियन थी, जब तक हम उसको CH या D से डिपिक्ट नहीं करेंगे तो हम उस पोटेंसी के बारे में कैसे बता सकते हैं कि हमने D नहीं यूज किया, हमने C यूज किया। सो इन सब चीजों को देख के ये केयर गाइडलाइन जो थी वो आई। और बहुत कोई ऐसे डिफिकल्ट गाइडलाइंस नहीं है जिसको हम फॉलो ना कर पाए, बट हमें कुछ चीजों का इस पे ध्यान रखना है, कैसे हम लोग इस पे आगे चलते हैं। टाइप ऑफ होम्योपैथी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हम कहते हैं होम्योपैथी एक है, नहीं, हम आप एक नहीं है। आप बाहर जाइए, काफी लोग के डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट अप्रोच हैं। हर कोई एक होम्योपैथी को एक अलग तरीके से लेके चल रहा है। कोई कहता है मैं इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, लोग कहते हैं हम क्लासिकल होम्योपैथी कर रहे हैं। और अगर मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्लासिकल होम्योपैथी, कन्वेंशनल होम्योपैथी और कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी में क्या फर्क है, तो आई थिंक मुझे बहुत सारे लोग जवाब दे ही नहीं पाते। बट करते सब है, सबको सबको कॉन्स्टिट्यूशन करनी है, सबको क्लासिकल करनी है, सबको कन्वेंशनल होम्योपैथी करनी है। अब कुछ एक जगह पे लोग इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, सिंगल कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, ओवर द काउंटर है, बायोकेमिक्स है, टिंचर्स है। तो आपने किस तरह की होम्योपैथी को यूज किया, सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन या एक चीज जो हमें बतानी है वो ये है कि हमने इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी की, हमने पेशेंट के हिसाब से होम्योपैथी किया। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च जो है वो ग्रुप ऑफ रेमेडीज के ऊपर हो सकते हैं, कि आपने एक सर्टेन मिनरल रेमेडीज ले ली, आपने सर्टेन एसिड रेमेडीज ले ली। तो क्या आपका जो केस रिकॉर्ड था या जो आपने केस पब्लिश किया, जो आपने रिसर्च किया, उसमें आपने किस तरह से फॉलो किया। तो सबसे बड़ा जो इंक्लूडेड आइटम है वो इस ये, हमें पहले इसको क्लैरिफाई करना है। दूसरा क्या, नॉमेनक्लेचर जो हम अभी बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर, पोटेंसी, स्केल, डोसेज, रिपीटिशन, क्लियर होना चाहिए कि हमने उसके अंदर कितनी डोज दी, किस तरह से दी, कौन सी पोटेंसी सेलेक्ट की, कौन सा स्केल चूज किया। क्योंकि ये सब चीजें आगे जाके जब इंडेक्सिंग होगी तो इसका फायदा होम्योपैथी को भी होगा। कंसल्टेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री डिटेल, कौन कौन से हमने जो सिम्टम लिए, विच जो हमने डिसाइड करने के लिए लिए। अगेन ये चीज अब अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि सिम्टम हमारे पास 40 है, 50 है, बट क्या हमारे पास वो 4 सिम्टम है जो हमने देख के डिसाइड किया कि ये दवाई कौन सी होनी चाहिए। वो प्रिस्क्राइबिंग टोटलिटी क्या थी, वो रेयर थे, वो कॉमन थे, वो अनकॉमन थे, उनकी ग्रेडिंग क्या थी, उनकी इंटेंसिटी क्या थी। यही लर्निंग पॉइंट है। आप कभी भी किसी से वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे जो चीज आपने फॉलो ही नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 सिम्टम ले लिए और आपने 4 पे दवाई दी है, आप 16 सिम्टम जिस पे दवाई नहीं दी गई उसके बारे में बात कभी नहीं करेंगे, और कोई करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन वो 16 सिम्टम की वैल्यू तब आएगी जब फॉलोअप में आएगा, जब फॉलोअप में आपकी दवाइयां वो होंगी जो फॉलोअप है। मैराडोना के बाद किलकेरा कब क्यों दी जाती है, किलकेरा का आपके बाद ट्यूबरकुलाइनम क्यों दी जाती है, नाइट्रोम्यूर, सीपिया और मेटालिकम का क्या रिलेशन है। जब यही नहीं समझेंगे तो हम तभी हमें समझ आएगी कि जो हमने 16 सिम्टम छोड़े थे वो सिम्टम है जो क्रोनिसिटी में जाके नाइट्रोम्यूर को सीपिया बनाएंगे, और उसमें से कोई 2 सिम्टम ऐसे होंगे जो क्रोनिसिटी में जाके सीपिया को और मेटालिकम बनाएंगे। जो हमारा फॉलोअप था, जो आउटकम था, उसके अंदर क्या कोई कैजुअल रिलेशनशिप है। क्या हमने डोज पोटेंसी इफेक्ट देखा, हमने कितनी डोज दी, जो पेशेंट को रिस्पॉन्स आया हम देखते हैं। और जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें और ज्यादा मजा भी आएगा और ज्यादा एविडेंस भी जनरेट होगा कि क्या वो पेशेंट 6 डोजेस में ठीक हुआ या वो 7 डोजेस में ठीक हुआ। और जो अकरेंस है होम्योपैथिक एग्रीवेशन की, हम देखिए एग्रीवेशन की बात करते हैं, बट एग्रीवेशन अभी भी एक डाइसी टॉपिक है बहुत जगह पर, क्योंकि बहुत लोग इसके फेवर में है और बहुत लोग फेवर में नहीं भी होते। तो जब हम रिपोर्ट करना शुरू करेंगे, जब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो हमें ये पता है कि क्या होम्योपैथिक एग्रीवेशन सही में एग्जिस्ट करता है, और करता है तो उसके मापदंड क्या हैं, उसका फॉलोअप कैसे है। उस कुछ, अब इन गाइडलाइंस में कुछ ऑप्शनल आइटम भी हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज आपको वहां पे फॉलो करनी है, लिखनी है। ऑप्शनल आइटम क्या है, कंसल्टेशन के, मतलब आपने जो इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम रिपोर्ट किए,
आपने सिम्टम लिखे, उनकी डिटेल या डेप्थ लिखने की जरूरत नहीं होती। कि क्या आपने रिपर्टरी यूज की, कोई जरूरी नहीं। रिपर्टरी, बहुत लोग कहते हैं सर हमने रिपर्टराइज नहीं किया, हम इसलिए हम केस नहीं सबमिट कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। मैं, मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे इशू था आवाज़ का। तो उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन है, उन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या क्या सिम्टम्स या की नोट्स लिए हैं। अगर आपने लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी है तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा एक साइडलाइन कर सकते हैं। देन फॉलोअप एंड आउटकम में जो है, आपके कौन से इंडिविजुअलाइज रेमेडीज के सिम्टम थे जो आपने आइडेंटिफाई या एनालाइज किए, ब्रॉडली लिखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होता। तो चेकलिस्ट, ये इसको आप इस तरह से लीजिए कि एक चेकलिस्ट है कि आपने टाइटल लिखा, उस टाइटल के अंदर केस रिपोर्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज तभी वो पिकअप होगा जब आप उसको पब्लिश करेंगे तो वो इंडेक्स होगा कि केस रिपोर्ट ऑन polycystic ovarian disease, case report on migraine, case report of endometrial polyp, case record of hypothyroidism, case report of gastritis। कीवर्ड्स क्या थे? कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके एरिया में कोई सर्च करे द बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर, आप चाहेंगे कि आपका नाम आए। वो नाम कब आएगा? जब आपके कीवर्ड्स मैच करेंगे कि जो पेशेंट सर्च कर रहा है, क्या वो सही सर्च कर रहा है। इसी तरह से जब आप साइंटिफिक जर्नल्स पे अगर आप इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो वो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके जो इंट्रोडक्शन थी, आपके केस में क्या यूनिक था जो आपने प्रेजेंट करने के लिए उसको आगे फॉलो किया। आई थिंक ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई, हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्या वो क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे उस सिंक में थी जो हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं। डायग्नोसिस हमने क्या किया, डायग्नोस्टिक चैलेंजेस क्यों, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को आगे एक नींव बनाएंगे तो वो एविडेंस की नींव बन रही है। पीसीओडी में अगर जब तक आपके केसेस रिपोर्टेड नहीं है, जब तक आपके वो केसेस एविडेंस बेस में आपके क्लिनिकल ट्रायल्स रिपोर्टेड नहीं है, तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि होम्योपैथी उस चीज़ में काम करती है। सो जो डायग्नोस्टिक चैलेंजेस हैं, इस हम केस रिकॉर्ड के थ्रू बहुत इजीली उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये चीज़ें बहुत डिटेल, ये तो ये सारी ना उस केस रिकॉर्ड की जो चेकलिस्ट है, जो ये सब लिखी हुई चीज़ें, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इवन बहुत इजी है कि आपने एडमिनिस्टर कैसे किया, आपने चेंज इन इंटरवेंशन कैसे किया, रैश नहीं लिया था, आपने दवाई क्यों चेंज की, अगर चेंज करनी पड़ी, आपने कोई माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन दिया है या आपने इंटरकरेंट दिया है, तो उसका कारण क्या था। हमारे मन में सब चीज़ें हैं, बट अगर हम उसको पेपर पे लिखेंगे तो वो एविडेंस बेस में आता है। तो अगेन, बिकॉज समय के बाद अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका हम डिस्कशन पे भी जाएंगे। अगेन, हम कहते हैं सोशल मीडिया शेयरिंग, तो सोशल मीडिया शेयरिंग इज नॉट केस पब्लिशिंग और रिपोर्टिंग। प्लीज़ आप अपने जो वैल्यूबल केसेस हैं, जो आपकी वैल्यूबल चीज़ें हैं, उनको सोशल मीडिया पर डाल के वेस्ट मत कीजिए। आप चाहे उसको किसी न्यूज़लेटर में छपवाइए, चाहे आप उसको किसी जर्नल में छपाइए। आजकल बहुत सारे पीयर रिव्यूड या जर्नल आर्टिकल्स भी आप छपा सकते हैं। वाइटल इन्फॉर्मर है, होम होम्योबस आया करता था, हेरिटेज है। आप कहीं भी उसको छपवाइए, बट अगर आप कहीं पे पब्लिश करेंगे तो उसकी वैल्यू सोशल मीडिया शेयरिंग से ज़्यादा होगी। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि हम जो है इन केसेस की जो क्वालिटी है, उस केसेस की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए। प्रिजर्व करेंगे तो हो सकता है हमसे आगे आने वाली जनरेशन वो पढ़ना चाहे, लेकिन अगर हम उनको दबा के रखे हुए हैं और उनको हमने कहीं पे प्रेजेंट नहीं किया तो वो वेस्ट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसके लिए हमें एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस के लिए एक अडेप्टेशन ज़रूरी है, ताकि उनको जब आगे लोग पढ़ें तो उनको भी वो चीज़ समझ में आए जो हम बताना चाह रहे हैं। और इन गाइडलाइंस का काम है प्रिजर्व करना उस सैनिटी को, आर्ट को भी, क्योंकि आपने जो आर्ट यूज़ किया, जो आपने उसके अंदर कला यूज़ की, जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे, जब तक बाहर नहीं लेके आएंगे, लोग उसको कैसे जानेंगे। सो इन नटशेल, हमें थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है लिखने के तौर पे। बिकॉज हम सब अच्छे होम्योपैथ्स हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं, केसेस अच्छे हैं, बट उन केसेस को बाहर लाके उस कला को, उस आर्ट को लेके आए, उस गाइडलाइंस को यूज़ करके केसेस लिखें। और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे काम करें। और कोई रूल्स नहीं है केस टेकिंग के,
सिर्फ दो रूल्स हैं, आपका लॉजिक और आपकी परसेप्शन। ये हैनेमन के टाइम से अब तक ये चीज़, दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि आपका लॉजिक क्या है और आपकी परसेप्शन क्या है। ठीक है, आपका जो केस है वो दो तरह से आप प्रोसेस करते हैं, एक होम्योपैथिक केस प्रेस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नोसोलॉजिकल केस डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी को बिना नोसोलॉजिकल टर्म यूज किए फिटनेस या मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसको ये रेयर सिम्टम था जो रिपोर्टरी में लिखा है यही इसका डायग्नोसिस है, नहीं, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे एक डायग्नोसिस नोसोलॉजिकल टर्म यूज करना पड़ेगा। हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। जस्ट लाइक होम्योपैथी की एक सिंगल सिम्टम, रेयर सिम्टम भी कई बार पूरी दवाई पे हावी पड़ता है। और क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो तभी हम समझ सकते हैं कि हमारा मेडिसिन डोज और पोटेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमने ये दवाई क्यों दी, हमने ये पोटेंसी क्यों दी, हमने पोटेंसी क्यों रिपीट की। और इसीलिए हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हमेशा झूलते रहते हैं कि दवाई रिपीट करनी है या पोटेंसी बढ़ानी है या पोटेंसी कम करनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम गाइडलाइंस को पढ़ें, मैं अभी सर के साथ भी शेयर कर लूँगा सो दैट ये गाइडलाइंस सब तक पहुँचे। बहुत इजी गाइडलाइंस है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई इशू है तो यू कैन राइट टू मी और यू कैन कॉन्टैक्ट सर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। या हाँ सौरभ जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था नेटवर्क में। हर एक समय के जैसा आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तो रहता ही है, और खास करके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आज के संदर्भ में हम लोग सभी कोई कुछ न कुछ रोगी तो ठीक करते ही है, मैं समझता हूँ। जितने भी प्रैक्टिशनर इस फोरम में जुड़े हुए हैं आज देख रहे हैं वो ठीक करते ही हैं, लेकिन ठीक करना जो है तो आप तक ही सीमित रह जाए, ये हम लोगों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करें, लेकिन प्रेजेंट करने में बहुत सारे लोग कहते हैं, एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि मैंने इतने रोगी ठीक कर दिए, तो उससे किसी को कोई लाभ तो नहीं होता है। लाभ होता है कि जब आप उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको फिर से हम उसको मैंने उसको फिर से उसी जैसा कर सकते हैं। तो जब आपको पूरे फॉर्मेट में देंगे तो आपका एक और मैं समझता हूँ कि आपका जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसमें भी आपको केस रिकॉर्ड को बनाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ जी हर सर। एक जगह पर आपको अपने क्लिनिक में आप जब आपके क्लिनिक की जांच होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्लिनिकल केस रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, रिपोर्टोरियल शीट्स को ये सारे चीज क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में भी आता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि आजकल जैसे कि आपने दवा दिया, किसी पेशेंट को कोई नुकसान हो गया, आप पर क्लेम किया, तो आपके पास में कहने के लिए लीगल इम्पोर्टेंस होना चाहिए, और लीगल इम्पोर्टेंस खाली आप बोल देंगे कि मैंने ये दिया था, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास में आपको एविडेंस भी चाहिए, और ये एविडेंस के ये क्लिनिकल केस रिकॉर्ड जो है सो आपका एविडेंस के रूप में काम करता है। मैं एक वाकया मैं सुनाना चाहूँगा। मेरे एक रोगी थे, वो मैं पटना में रहता हूँ, बोकारो के रहने वाले थे, परिचित थे, अपने मित्र के द्वारा आए थे और इलाज हुआ था, काफ़ी अच्छे हो गए थे। इलाज के दौरान वो पटना आए हुए थे और फिर से उन पर कुछ अपना कोई होगा पर्सनल किसी केस में वो इन्वॉल्व हो गए थे। तो कोर्ट पे उन्होंने अपना जो दिया कि मैं तो इलाज में था, मैं वहां पर गया हुआ था, और तो मुझे बुलाया गया कोर्ट में, मैं गया तो अब मैं मुझे तो पता था कि मैं क्या लेके जाऊंगा, तो मैं उसका केस डॉक्यूमेंट को लेकर के गया और केस डॉक्यूमेंट को मैंने वहां पर प्रेजेंट किया, तो वो लोग सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये पेशेंट आया था इनके पास में, इस तारीख को आया था और ये दिखला करके गया। ये केस बीमारी से रिलेटेड नहीं था, मैंने ये केस था उनके अपने पर्सनल किसी इन्वॉल्वमेंट के कारण उन्होंने दिया था कि मैं इलाज कराने के लिए पटना गया हुआ था। तो ये चीज अब वो इसके प्रूफ करने के लिए तो ये बहुत जरूरी होता है। तो आपके पास में अगर केस रिकॉर्ड्स नहीं होगा तो आप कैसे कहोगे कि मैंने ऐसा इसका इसका ट्रीटमेंट किया है। तो ये एक मैं सबके साथ में कहूँगा ये कितना जरूरी है, इसको हम लोग को सोचने का जरूरत है। और आज समय हो गया है जबकि हमेशा एक वकील लोग घूमते रहते हैं, अपने पेशेंट को समझाते रहते हैं कि तुम लोग केस करो डॉक्टर से, तो उन लोग का भी बिजनेस चले। इसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग को भी अपना तैयारी करनी चाहिए। और किन्हीं को कोई सवाल हो तो टाइप कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर बीके सिंह ने कहा है, एक्सलेंट प्रेजेंटेशंस ऑन केस
record of case presentations and clearance about the self awareness। ये तो बहुत अच्छी बात है, और कोई सवाल अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग के पास में अभी भी 6 मिनट का समय है, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप अगर मेरे क्लिनिक में आएंगे कभी कोई, तो देखेंगे मैं एक एक्यूट केस भी आता है तो मेरे पास में 4 पन्ने का एक केस मैं कागज में प्लेन पेपर यूज करता हूँ। खाली फर्स्ट पेज में ना अपना प्रिंटेड होता है, जिसमें कि उसके जो डाटा पर्सनल डाटा है उसमें रहते हैं, बाकी सारा ब्लैंक रखता है। मैं ब्लैंक टेस्ट टेकिंग फॉर्म इसलिए रखता हूँ कि मैं उसमें फ्री फ्लो में लिखूंगा कब पेशेंट पास्ट हिस्ट्री बोलना शुरू कर दे, कब प्रेजेंट हिस्ट्री बोलना शुरू कर दे, कब हमको मेंटल सिम्टम्स मिल जाएगा। तो उसमें मैं हमेशा बार बार पन्ने पलटने से एक मैंने 4 पन्ना को पेज को अलग अलग रख दिया। जैसे पेशेंट यहाँ बोल रहा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर पास्ट हिस्ट्री बोल रहा है तो वो लिख रहा है। ये मेरा स्टाइल है अपना केस को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मैं ये शुरू से आदत बनाया। मैं अपने पिताजी के समय से और आज भी मेरे पास में, मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शायद कोई भी केस रिकॉर्ड आप आकर के देख सकते हैं, है ना। तो एक सवाल और है, डॉक्टर हरि नारायण जी ने पूछा, इन विच ऐप केस रिकॉर्ड्स रिटेन। ये क्या कहना चाहते हैं हरि नारायण जी? ऐप में तो रडार में भी एक बना हुआ है केस रिकॉर्डिंग के लिए, रडार में भी है, आप उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये जब हम लोग ऑडियो या वीडियो केस रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उस पर भी चर्चा मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सौरभ जी कुछ करें, ऑडियो केस रिकॉर्डिंग एंड वीडियो केस रिकॉर्डिंग पर। जी सर, देखिए सबसे पहले मैं कोई ऐप तो यूज़ नहीं करता, ठीक है। बहुत सारी ऐप्स आती हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो एक पेपर प्लेन या फिर एक पेपर प्लेन वर्ड फाइल, जैसे सपोज कोई अगर ऑनलाइन केस है तो हम लोग टाइप करते हैं, बट उसमें जब बात कंसेंट की आती है, जैसे अभी वर्बल और ऑडियो की बात करेंगे तो थोड़ा सा समय सीमा में बात करूंगा। एविडेंस ज़रूरी है, इसके साथ में कंसेंट भी ज़रूरी है, जो आप पेशेंट से ले सकते हैं और लेना चाहिए, खासकर जब आप केस प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब एक केस आपके पास आ रहा है तो एक वर्बल असेंट के साथ आ रहा है, मतलब जो पेश, अगर आप वॉक इन है, क्योंकि आपने कहीं जाके कहीं पर ट्रीटमेंट कैंप नहीं लगाया कि मैं आपको ट्रीट करूंगा, तो जो पेशेंट वॉक इन आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक है कि पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है। लेकिन जब आप उसको कहीं पर प्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले आपको पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। आपने अगर वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है तो आपको आईज को मास्क करना है, क्योंकि पेशेंट की आइडेंटिटी जो है वो किसी भी हाल में, अब नई गाइडलाइंस आती जा रही हैं, आएंगी बहुत जल्दी, ये भी आएंगी, कि जो पेशेंट की प्राइवेसी है, जो आपने जैसे उसको थोड़ा सा वेवी कर दिया, धुंधला कर दिया, वो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। आजकल अभी थोड़ा सा हम लोग इसको फॉलो कम कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, करना चाहिए। सो ऑडियो रिकॉर्ड में देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगर ऑडियो में आप पेशेंट की प्राइवेसी को पूरा मेंटेन कर सकते हैं तो आप ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पेशेंट का रिटन कंसेंट चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने अपने क्लिनिक के जो कैमरा में देख ले कि वो आपकी अपनी रिकॉर्डिंग है कि आपने देख लिया कि पेशेंट कैसे बात कर रहा है, बट अगर पेशेंट आपके चैम्बर में है और आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको एक, चाहे एक सिंपल प्लेन पेपर पे आप लिखवा लीजिए कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग को बिना आपके आइडेंटिटी कहीं पे बताए, मैं इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहूंगा। खाली एक ये 2 लाइनें भी कंसेंट है, इसके फॉर्मेट भी आते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, बट आप एक पेज पे कि मैं आपका जो ये एविडेंस है, आपकी जो ये वीडियो या ऑडियो है, इसको कहीं पे अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहूँगा, और मुझे पेशेंट की तरफ से कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका एक कंसेंट में आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं मैं भी कॉन्सेप्ट की बात तो मैं रिटेन में देखता हूँ, लेकिन अगर आपका जो क्या कहते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लिनिक की भी बात हो रही है, तो ऑनलाइन क्लिनिक में हम लोग पेशेंट का वो उसका ये कितना लीगल वैलिडिटी क्या होता है कॉन्सेंट नहीं सर, उसमें ऑनलाइन? भी उसमें भी ले सकते हैं, बिकॉज उसमें अगर सपोज आपके पास कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा बना हुआ है, तो पेशेंट अगर उसमें ओके कि आई एम विलिंगली टेकिंग ट्रीटमेंट अंडर योर गाइडेंस एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और आप उसको पूरा क्लियर कर दें कि जो द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट इज होम्योपैथिक ओनली एंड इट कैन नॉट बी गारंटीड, ये 2 लाइनें मोर देन सफिशिएंट है। अगर पेशेंट अगर उसको एग्री कर रहा है
बिकॉज आजकल ज़्यादातर जो इवन जो वेबसाइट भी हैं, इनकी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली लिखी होती हैं कि मैं ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, और मुझे ज्ञात है कि ट्रीटमेंट जो है वो गारंटेड नहीं है, कि इस चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो अगर पेशेंट आपको रिटर्न में कहीं पे भी कोई फॉर्म भर के दे रहा है या ऑनलाइन कहीं पे कंसेंट दे रहा है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये कोविड के बाद, सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना बीच में ब्रेक हो गई थी। कोविड के बाद में ऑनलाइन ट्रीटमेंट, हाँ जी, ये आई थिंक इस पे भी बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारी चीज़ें जो मे बी हम लोग एक मेरे हिसाब से हम एक टेली कंसल्टेशन का भी एक स्पेशलाइज्ड वेबिनार कर सकते हैं कुछ सीरीज में, जहाँ पे हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सेक्टर से इनवाइट करके बता सकते हैं कि सपोज कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है या कोई रिसर्च सेक्टर में है, तो ये टेली मेडिसिन के जो वो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो आयाम हैं, उनको आई थिंक एक हम डिटेल डिस्कशन में ला सकते हैं यहाँ पर। ये तो हम लोग के कोड ऑफ एथिक्स में भी ये टेलीमेडिसिन का प्रोविजन आ गया है कि हम लोग कर सकते हैं, हाँ जी, राइट सर। दूसरे गाइडलाइंस का। तो सौरभ जी, आप इस पर एक पेपर तैयार करिए और एक सेशन में आपसे समय, यस सर। थैंक यू। और इसके साथ में हम लोग का समय पूरा हुआ। मैं सौरभ जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे एक बार केवल कभी ना ये नहीं बोलते हैं, है ना, तो ना नहीं बोलते हैं, और तो बहुत बड़ी बात है। और जब भी मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि ये हम लोग के साथ में आए हैं और प्रेजेंट करते रहे हैं, समय समय पर काफ़ी इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। तो सौरभ जी, आपका इस आज के इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये सेशन को समाप्त करता हूँ। सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने कमेंट्स को दिया कीजिए, और मैसेज लिखा करिए कैसा लगा ये सेशन भी लिखे। और YouTube पर आपको ये कल मिल जाए, कल तक शाम तक मिल जाएगा YouTube पर, वहाँ पर सुनिए, और आपके मन में जो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। आज का इसके साथ में सेशन समाप्त होता है। मैं सेशन अब अंग्रेजी सेशन के लिए डॉक्टर धनेश जी को ट्रांसफर करता हूँ। थैंक यू ऑल, एंड ओवर टू यू डॉक्टर धनेश, यू कैन